जितनी आबादी उतना हक। कर्नाटक का तो बिल्कुल ही ऑफ मोदी जी, बाय मोदी जी, फॉर मोदी जी था। फिलहाल तो बीजेपी मुक्त साउथ इंडिया तो हो ही चुका है। ऐसी क्या मजबूरी थी कि मोदी जी को अपनी जाति को ओबीसी में लाना पड़ा? पहली बार देश के इतिहास में देश की मंत्रिमंडल की सूची जारी की गई थी, साथ में जातियां लिखी गई थी, और वो पार्टी थी जिसने ऐसा किया, वो थी भारतीय जनता पार्टी। है मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इंडिया टुडे की एग्जिट पोल को जरूर देखा कीजिए। आज तक और इंडिया टुडे वाला बहुत अच्छा एग्जिट पोल है। आप मुझे योगेंद्र यादव कह रही हैं, मैं आपको चित्रा त्रिपाठी कह रहा हूं, इसमें तो एतराज नहीं होना चाहिए ना। आप मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यदि जाति की राजनीति करेगी तो वो खत्म हो जाएगी। तो इसका समाधान क्या होगा सर? कास्ट सेंसस। किसको मूर्ख बना रहे हैं हम? आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के सामने मोदी को हराना है और मोदी की ये लड़ाई अब मंडल पर लेकर आई है कांग्रेस पार्टी, इसमें मिलेगी कामयाबी? ओबीसी वोट बैंक आपकी ओर झुकेगा इसकी बदौलत? देखिए, कांग्रेस पार्टी की ओर कैसा वोट बैंक जुट रहा है वो तो कर्नाटक के नतीजों ने दिखा दिया कि सबने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, इसीलिए प्रचंड बहुमत की सरकार वहां बनी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक मात्र ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। ना हम किसी धर्म की राजनीति करते हैं, ना किसी जाति की राजनीति करते हैं। हमारा ये मानना है, जैसे राहुल गांधी जी ने कर्नाटक में जाके कहा भी था, जो नारा वापस से कहा गया था, जितनी आबादी उतना हक, सबको, और कास्ट सेंसस होना इसीलिए हम मानते हैं कि बहुत बहुत आवश्यक है। अब आई बात की कौन कौन चेहरे होंगे। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद एक दलित हैं। हमारी पार्टी ऐसी है जिसमें चाहे हमारा छत्तीसगढ़ का राज्य हो, चाहे हमारे कर्नाटक हो, चाहे हमारा राजस्थान राज्य हो, वहाँ पे तीनों जो नेता हैं तीनों ओबीसी हैं, और सबको मिलता है जहाँ पे जिस तरीके की जरूरत होती है कि कैसे ताकि सबको हक मिले। जैसे मैंने कहा, जितनी आबादी जितना हक, तो कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही जाति विशेष के लिए होगा या एक ही धर्म के लिए होगा। इसीलिए ऐसा बीते दिनों देखने को मिला है ना, गुजरात में भी जाकर आप लोगों की ओर से ओबीसी मुख्यमंत्री का दांव छेड़ा जाता है। हालांकि वहां पर कामयाबी नहीं मिलती क्योंकि वहां पर पहले से ही एक बहुत बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी। लेकिन हमने ये भी देखा है 14 और 19 के चुनाव में मोदी के नाम पर तमाम जातियां टूटी हैं और हिंदुत्व वोट बैंक एक बड़ा निकल कर आया है। उसकी काट क्या हो पाएगा आपका ओबीसी दाम? चित्रा जी, कर्नाटक का चुनाव हो, हिमाचल का चुनाव हो, दोनों ही तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे लड़े गए थे। एक गुजरात उनको प्रचंड बहुमत मिल गई, ठीक है, लेकिन ये दोनों चुनाव भी तो साफ तौर पर, कर्नाटक का तो बिल्कुल ही ऑफ मोदी जी, बाय मोदी जी, फॉर मोदी जी था। जिस तरीके से उनकी रैलियां हुई थी, सारा वोट उन्हीं के नाम पे माना गया था, तो वहां पे भी तो मोदी जी के चेहरे को हार मिली है। हिमाचल जो जेपी नड्डा साहब का खुद का स्टेट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वहां पे भी मोदी जी, याद है ना, डबल इंजन, हर जगह डबल इंजन की सरकार के नाम पे वोट मांगे गए, हर जगह मोदी जी, क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी का असूल है कि वोट तो मोदी जी के नाम पे ही माना जाता है। और साउथ इंडिया में वोट मोदी जी के नाम पे मांगते मांगते अब भारतीय जनता पार्टी जो ये नारा देती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, फिलहाल तो बीजेपी मुक्त साउथ इंडिया तो हो ही चुका है। तो वैसा मैंने कहा, ये कहना कि मोदी जी के नाम पे एक गुजरात में ही तो ऐसी प्रचंड बहुमत मिली है उनको। ठीक है, आप बता रही हैं कि में तो योगी जी के नाम पे इनको सरकार मिली है, बीजेपी वहां पे तो मोदी जी के नाम हो चुका है। क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि मोदी जी को अपनी जाति को ओबीसी में लाना पड़ा? इतने पहले की बात हो गई, और सिर्फ गुजरात ही नहीं, दूसरे देश के राज्यों में भी जो मोदी सरनेम के लोग हैं वो पिछड़ी जातियों में आते हैं। राधिका जी, देश के राज्यों में भी जो मोदी सरनेम के लोग हैं वो पिछड़ी जातियों में आते हैं। राधिका जी, क्या बोला तूने? ठीक है, अभी मोदी सरनेम पर बहुत चर्चा हो चुकी है, उस पर नहीं जाते हुए। अच्छा अभी इन्होंने, आपने जिसकी बात की ओबीसी की, देखिए 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से जो है जातिवाद, वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को अलग करके विकासवाद की राजनीति पर लाके खड़ा किया है। इन्होंने कहा कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बना दिया, वहां मुख्यमंत्री बना दिया, यहाँ मुख्यमंत्री बना दिया। तो मुख्यमंत्री बनाने से कुछ नहीं होता है। ठीक है चित्रा जी, हम जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी इसलिए, क्योंकि आपने आज ये विषय रखा, इसलिए इस विश्लेषण को बता दूं कि 2018 में जो है राजस्थान में ये कह रही है कि गहलोत जी को ओबीसी हमने वो बनाया। क्या हुआ? लोकसभा में 1 सीट आई इनकी, बाकी सारी सीट हम जीते, सारे सीट हम भारतीय जनता पार्टी जीती।
27 मंत्री ओबीसी समाज के भारतीय जनता पार्टी में प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ। और ये 70 साल के इतिहास में 35% कैबिनेट में जो हिस्सा मिला है ये ओबीसी समाज को मिला है। दिलचस्प इस है। रूप में नहीं कि हमने जाति के पहली आधार लोकसभा पर ये में हर निर्णय चौथा किए थे। सांसद ब्राह्मण इसलिए था और हमने बार-बार उनकी, ब्राह्मणों को लेकिन ये तरजीह दी संख्या जाती इतनी थी। ज्यादा अभी है। 10वां है और ओबीसी को लेकर बार-बार ये गिनाया जाता है कि हमारे पास इतने ओबीसी नेता तो हमारे पास इतने ओबीसी मंत्री और केंद्रीय मंत्री हैं। योगेंद्र जी, ये जो जाति की राजनीति है खासतौर से ओबीसी वोट बैंक को लेकर, कर्नाटका ने क्या कांग्रेस पार्टी को एक नई धार दे दी है और उसको लग रहा है कि ओबीसी कार्ड खेलकर, चूंकि जातिगत जनगणना का नारा जब राहुल गांधी ने वहां पर बुलंद किया तो हर कोई हैरान रह गया था, लेकिन क्या ओबीसी कार्ड जो बीजेपी को पिछले 2 बार से मिलता रहा है बड़ा वोट बैंक, यहां पर 31% और 37%, क्या कांग्रेस उसमें कामयाब हो पाएगी 24 में? योगेंद्र जी। चित्रा त्रिपाठी जी, मैं 2-3 भ्रांतियां दूर कर देना चाहता हूं, क्योंकि इस सारी बात ने मुझे कहीं एक पीड़ा सुनाई दी। देखिए, लोकतंत्र का कायदा ये होता है कि जैसे जैसे लोकतंत्र का विस्तार होता है वैसे वैसे जो छोटा सा अभिजात्य वर्ग काबिज होता है सत्ता पे, उसका शिकंजा ढीला होता जाता है और जैसे जैसे जो समाज की तस्वीर है वो मंत्रिमंडल में सत्ता में आनी शुरू हो जाती है। तो जो आपने कहा कि पहली बार 10 ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे, ये देश के लिए कोई गौरव का विषय नहीं था। जिस देश में केवल 2-3% जिस आबादी हो और अगर वो आधे देश के प्रधान मुख्यमंत्री थे तो ये देश के लिए चिंता का विषय था। और आपने कहा कि 1/4 सांसद ब्राह्मण थे, कहीं मुझे इस सारी बात में पीड़ा सुनाई दी। निश्चित ही आपकी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं रही होगी, लेकिन जिसकी भी पीड़ा रही हो उसे मैं बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र का विस्तार, जैसे दक्षिण अफ्रीका में जब लोकतंत्र खुला तो अश्वेत वहां अश्वेतों की संख्या बढ़ी ना। कोशिश कर रही थी। अब सुन लीजिए ना, जी योगेंद्र जी, सुन तो लीजिए। बार बार जब ये कहा जाता है 1/4 ब्राह्मण थे, किस बात से कहा जा रहा है? मैं तो हैरान हूं, ऐसी बातें टीवी पे कही जाती हैं, इस पे तो हमें संकोच होना चाहिए। जैसे ये कहने में कि साउथ अफ्रीका में आज भी इतने व्हाइट लोग वहां सत्ता में हैं, आबादी से ज्यादा है, तो हमें शर्म आनी चाहिए इन चीजों पे। तो पहली बात, देश में बहुत स्वाभाविक चीज हो रही है। दूसरी भ्रांति ये है कि भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती और दूसरी पार्टियों ने अभी शुरू की है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि शर्मा जी ने स्वयं इस भ्रांति का खंडन आपके चैनल पे कर दिया। उन्होंने आपको गिना दिया हमारे कितने मंत्री ओबीसी हैं। वैसे आपको याद है चित्रा त्रिपाठी जी कि पहली बार देश के इतिहास में देश की मंत्रिमंडल की सूची जारी की गई थी, साथ में जातियां लिखी गई थी, और वो पार्टी थी जिसने ऐसा किया, वो थी भारतीय जनता पार्टी। ये जो मानना है कि बाकी लोग जाति की राजनीति करते हैं, चित्रा त्रिपाठी जी, मैंने इसकी स्टैटिस्टिकल स्टडी की है, आपका एग्जिट पोल के आंकड़े मेरे पास हैं। तो मैं बताना चाहता हूं चित्रा त्रिपाठी जी आपको कि इस देश का सबसे स्थायी वोट बैंक क्या है, सबसे बड़ा और सबसे लॉयल, सबसे जबरदस्त वोट बैंक है हिंदू अपर कास्ट। और जिस पार्टी का वोट बैंक है उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और ये बात आपके ही इंडिया टुडे के सटीक एग्जिट पोल में भी निकल के आई है। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि कर्नाटका के इस परिणाम का जातियों से कोई लंबा चौड़ा लेना देना नहीं है। और आपके एग्जिट पोल के आंकड़े मैं आपको बता देता हूं। आपके एग्जिट पोल ने बताया है कि कर्नाटका के चुनाव में जातिगत समीकरण लगभग वही रहा जो कि पिछली बार था। कांग्रेस को सभी जाति समुदाय में पिछली बार की तुलना में 4, 5, 7% वोट ज्यादा मिले, सब जाति समुदाय में। तो किसी जाति विशेष के परिवर्तन करने से कोई बदलाव नहीं हुआ है। ओबीसी में कांग्रेस को पिछली बार की तुलना में कितने ज्यादा वोट मिले? आपके सर्वेक्षण के हिसाब से 5%। पूरे कर्नाटका में कांग्रेस के वोट कितने बढ़े? 5%। ओबीसी से फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। एग्जैक्टली उतना ही वोट आया जितना बाकी में आया था। तो इस सारी बातचीत की जो बुनियाद है वो बुनियाद एक गलत तथ्य पे है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इंडिया टुडे के एग्जिट पोल को जरूर देखा कीजिए। आज तक और इंडिया टुडे वाला बहुत अच्छा एग्जिट पोल है, उसके आंकड़े को आप ध्यान से पढ़ा कीजिए। वो बताता है कि इस बार जो बदलाव हुआ है वो जाति के आधार पे हुआ ही नहीं है। तो ये सारी चर्चा व्यर्थ है। एक आखिरी बात और कह दूं, आपने जो जाति सेंसस वाली बात की, बिल्कुल आपने ठीक याद दिलाया। राहुल गांधी ने इस सवाल को उठाया है, जाति सेंसस के सवाल को। आप ये भी याद रखिएगा, इस सवाल को, जाति सेंसस को मान्यता इस देश की संसद ने सर्वसम्मति से बीजेपी के वोट के सहित
2010 में दी थी, 2018 में माननीय राजनाथ सिंह जी, जबकि वो गृह मंत्री थे, उन्होंने सदन के पटल पे आश्वासन दिया था कि वो ओबीसी की गिनती करवाएंगे। इसके लिए संसद की समिति कह चुकी है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा अपॉइंटेड नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन कह चुका है। राहुल गांधी वही बात कह रहे हैं। अगर ये जाति की राजनीति है तो आप जरा इधर उधर भी निगाह डाल के देखिए ना, कौन कौन नहीं कर रहा। तो मेरा ठीक इतना है अनुरोध योगेंद्र यादव जी, आपने बहुत अच्छी और बड़ी बड़ी बातें कही। सर आप बहुत सीनियर हैं, आप बहुत पढ़े लिखे भी हैं, उसका पूरा सम्मान करते हुए, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में जाति की राजनीति होती रही है। अगर पहले विधानसभा या फिर लोकसभा चुनावों में आंकड़ा क्या था, सबसे ज्यादा प्रभाव वाले कौन लोग थे, उसको मैंने बता दिया तो मैंने कोई गुनाह नहीं कर दिया योगेंद्र यादव जी। और मैंने ये भी बताया कि मंडल कमीशन की सिफारिशें जब लागू हुई उसके बाद परिस्थितियां बदल गई हैं, तो इसको बार बार ये कहना कि चित्रा त्रिपाठी जी ऐसा था, ये ठीक नहीं लगता है योगेंद्र जी। मौजूदा वक्त में जाति की राजनीति कहाँ नहीं है? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी की ओर से बताया जाता है, कह रही हैं, मैं आपको चित्रा त्रिपाठी कह रहा हूं, इसमें तो एतराज नहीं होना चाहिए ना। आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मुद्दे को कहीं और लेकर जा रहे हैं। आप इतने सीनियर हैं, आपसे इस तरह की उम्मीद मैंने कतई नहीं की थी, लेकिन अगर आप ऐसा बोलेंगे और मुझे कहेंगे कि इंडिया टुडे का एग्जिट पोल आप पढ़कर आया करिए, तो आपकी जानकारी के लिए वो एग्जिट पोल मैंने ही दर्शकों तक पहुंचाया था लाइव शो में, तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस पर हम लोगों ने पूरा कार्यक्रम किया था योगेंद्र जी। तो किसी पर भी इस तरह की टिप्पणी, आप इतने वरिष्ठ हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूं सर, ये ठीक नहीं लगता है। लेकिन अब चलिए इससे आगे बढ़ते हुए आपकी बातों पर बात कह रहा हूं, आप सुन लीजिए दोबारा। ठीक है, इंडिया टुडे के एग्जिट पोल के जवाब देना आवश्यक है योगेंद्र जी। व्यक्तिगत वोटिंग में कोई परिवर्तन नहीं आया है, ये आपने दिखाया है। ये सही बात है कि 43% वोट प्रतिशत अगर कांग्रेस पाएगी तो उसको हर जाति वर्ग का वोट मिला है, लेकिन अगर सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि अपने ओबीसी वोट बैंक को वो इंटैक्ट रखना चाहती है। ऐसा ही अशोक गहलोत कहते हैं जब कि मुझे गांधी परिवार ने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया राजस्थान का, मैं पिछड़ा हूं, पिछड़ों की आवाज को मजबूत की है। क्या उधर से आवाज नहीं आती है? क्या छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल नहीं है? क्या राहुल गांधी ने पिछड़ों की बात नहीं की? हिंदुस्तान की राजनीति में जो होता है, मीडिया आईना है, वही दिखाता है और हम वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की ओर से कर्नाटका में जो दांव चला गया था वो कामयाब हुआ है। मैं तो सिर्फ इतना बता रहा था शर्मा जी को, दो वाक्य इनके एक साथ जोड़ के देख लीजिए। कहते हैं हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं, सलाम है। दूसरा वाक्य है लेकिन, देखिए, लेकिन हम मंत्रिमंडल की सूची जारी करते हैं जिसमें मंत्रियों के नाम के आगे जाति लिखी होती है। अब ये आप सोचिए, ये विडंबना नहीं है, मजाक नहीं है, तो और क्या है? मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, आपने राहुल गांधी का स्टेटमेंट सुनाया, बहुत अच्छा किया, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। जी नहीं, इस देश के मंत्री, बिल्कुल मैं आपको चुनौती देता हूँ, मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप मुझे दिखाइए पिछली बार किसी और सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का आप मुझे दिखा दीजिए, अगर किसी ने भी देश के मंत्रिमंडल की सूची मीडिया को जारी की हो और उसके साथ में हर एक की जाति का नाम हो, आप कृपया मुझे दिखाइए, मैं बताऊंगा कि फिर मैं माफी मांगूंगा आपसे अगर आप मेरे को ऐसा दिखाएं। जहां तक मेरी जानकारी है, देश के इतिहास में पहली बार मंत्रिमंडल की सूची जातियों के नाम के साथ जारी की। आपत्ति केवल ये है कि उसके बाद यदि कहें कि हम जाति की राजनीति नहीं करते तो मुझे हंसी आती है। आपत्ति कतई नहीं है, मुझे केवल हंसी आती है जब उसके बाद आप कहते हैं कि हम जाति की राजनीति नहीं करते। आपको पूरा अधिकार, देखिए आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, अपनी बात आपने कह दी, आप सुन लीजिए। शर्मा जी प्लीज, एक बार उनकी बात हो जाए प्लीज। भारतीय जनता पार्टी को इतना समर्थन ठीक है के शर्मा जी प्लीज, लेकिन वो जो बातें गिना रहे हैं वही बात तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मैं केवल, और जब भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी तो उन जातियों को बताना पड़ेगा ना कि कौन कौन से लोग हैं, वरना तो डिमांड आती है ना योगेंद्र जी, ये बात तो आप भी समझते हैं अच्छे से। ठीक है, एक बार योगेंद्र जी की बात हो जाए, अगर आप इनको चुप करवाएं सज्जन को और मुझे बोलने का मौका दें। प्लीज शर्मा जी। मैं कह रहा था इन्हें पूरा अधिकार है ये सब करने का, लेकिन उसके बाद ये दावा करने का अधिकार नहीं है कि हम जाति की राजनीति नहीं करते। आप कीजिए ना, राहुल गांधी ओबीसी का नाम लेके खुल के कह रहे हैं कि हाँ आप ओबीसी सेंसस करवाइए। कांग्रेस ओबीसी की बात कर रही है, बहुत अच्छी बात है, मैं तो स्वागत करता हूं। बीजेपी ने भी की, कांग्रेस भी करे, पूरा देश करे। इस देश के हाशिए पे जो भी लोग हैं उनकी राजनीति जो करेगा उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि उससे देश आगे बढ़ेगा। खुल के हम बात करें ना। और राहुल गांधी ने जो कहा है ओबीसी सेंसस की बात, ये तो बताइए इसका ऐतराज क्या है? क्या बीजेपी ने स्वयं 2010 में इसकी मांग नहीं की थी? क्या राजनाथ सिंह
सिंह जी ने 2018 में लोकसभा के पटल पे इसका आश्वासन नहीं दिया था? क्या आपके ही बनाए गए संवैधानिक आयोग ने इसकी सिफारिश नहीं की है? तो ऐतराज क्या है इसमें, कहां दिक्कत की बात है? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यदि जाति की राजनीति करेगी तो वो खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है, इसे भारतीय जनता पार्टी को खुल करके एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे तो हैरानी होती है कि जो लोग, बौद्धिक लोग, सेकंड डेमोक्रेटिक वेव की बात करते हैं और शुद्ध रूप से जातीय इक्वेशन को ही उस विमर्श में ला करके खड़ा करते हैं, और आज उस चीज़ों से वो आज सीधे मुकर जाते हैं, आज वो सेकुलर हो जाते हैं। कल जब हिंदुत्व की बात कोई करता है तो वो बड़ा कॉमनल हो जाता है। लालू यादव और अखिलेश यादव यदि जातियों के विमर्श को केंद्र में लेकर के आते हैं तब वो सामाजिक न्याय हो जाता है। यानी हिंदू समाज को यदि तोड़ करके टुकड़ों में बात करें तब वो तो बड़ा सेकुलर राजनीति होता है, वो सामाजिक न्याय की राजनीति होता है। और जो है यदि आप हिंदू समाज को आप इकट्ठे करने की बात करते हैं कि हम जाति के बगैर हम बात करते हैं, तब वो कहा जाता है कि तो बड़ा कॉमनल एजेंडा है, और उसमें योगेंद्र यादव स्वयं भी शामिल है। दूसरी बात, जातीय जनगणना जानबूझ करके हिंदुत्व का एक काट के तौर पर प्रयोग किया गया है। चूंकि नरेंद्र मोदी के और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद और उसकी पूरी राजनीति को काटने के लिए हिंदू समाज को जाति के टुकड़ों में जितना बांटेंगे, योगेंद्र यादव को, और योगेंद्र यादव जिस पार्टी का समर्थन करते हैं उसको सूट करता है। कौन सी पार्टी का करते हैं? भाई योगेंद्र यादव सीधे कांग्रेस के पक्ष में आकर के खड़े हैं। राहुल गांधी की पदयात्रा के साथ वो लेते हैं। हाँ। योगेंद्र यादव खुल करके कहते हैं कि भाई हमने तो किसान आंदोलन शुरू किया था, यदि आप इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं तो आपकी कमजोरी है, हमारी कमजोरी। तो योगेंद्र यादव तो खुल करके कहते हैं कि भाई हम भाजपा विरोध के लिए, ठीक है, हम राजनीति करते हैं, ठीक है, हम आंदोलन में जाते हैं। भाई आप एक तरफ जातीय विमर्श को आप खड़ा करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि बड़ा ये तो अच्छा है सामाजिक न्याय का। बिहार की राजनीति से यदि यादवों को आप निकाल दीजिए, कुर्मियों को निकाल दीजिए, सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिला है? ओबीसी के अंदर 2-3 ग्रुप हैं, उनको बेनिफिट मिला है रिजर्वेशन का, बाकी तो और मिला नहीं है। लेकिन इसकी बात योगेंद्र यादव नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही वो ओबीसी का कुनबा बिखरता है, सबसे ज्यादा ओबीसी भी तो बिहार में ही है ना। हिंदुत्व से इनको परहेज होता है। योगेंद्र यादव जी, मैं आपका ले लेती हूँ, चूंकि संगीत रागी जी की ओर से भारत जोड़ो यात्रा में जो कदम से कदम मिलाकर आप राहुल गांधी के साथ चल रहे थे उसका भी जिक्र किया गया, तो ये उसी का असर है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही और बीजेपी जो कर रही है वो बिल्कुल गलत। योगेंद्र यादव जी, आखिरी कमेंट आपका। प्रोफेसर साहब को मुझे बहुत दिलचस्पी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छा किया याद किया, मेरे भारत जोड़ो यात्रा में था। और प्रोफेसर साहब ने कहा कि ओबीसी में चंद जातियों को बहुत कुछ मिल गया, बाकियों को नहीं मिला है। मैं आपसे 100% सहमत हूँ प्रोफेसर साहब, आपको मौका नहीं मिला मेरे लेख पढ़ने का, मैं भी एग्जैक्टली यही कहता हूँ। एससी में, एसटी में, ओबीसी में कुछ चंद जातियों को बहुत ज़्यादा फायदा मिला है, बाकियों को नहीं मिला है। तो इसका समाधान क्या होगा सर? कास्ट सेंसस, जाति जनगणना जब करेंगे तब पता लगेगा किसे मिला किसे नहीं मिला, किसको ओबीसी की लिस्ट से बाहर कर देना चाहिए, किसको पीछे कर देना चाहिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, 1 मिनट अब आप मेरी बात सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, इतना क्यों घबरा रहे हैं मेरी बात सुन के? इतना क्यों घबरा रहे हैं? जरा सुन तो लीजिए ना सर। आपका पूरा जब मैं आपकी बात सुन लेता हूँ, इतना तो कर्टसी कीजिए ना। सुन लेते हैं। मैं घबरा नहीं रहा हूँ। अरे अब तो इस देश के सारे इतना क्यों? कॉन्स्टिट्यूएंट सुनने की हिम्मत सारे तो मूर्ख कीजिए थे, ना। उनको जातियों के आधार पर ही आरक्षण कर देना चाहिए था, जातियों के आधार पर ही उसी समय कर देना चाहिए। ठीक है संगीत जी, अब सुन लेते हैं उनको जल्दी से सर, 2 लाइन में। योगेंद्र जी। चित्रा त्रिपाठी जी, क्या मैं आपके शो में बोल सकता हूं? बिल्कुल सर, आप बोल सकते हैं। योगेंद्र यादव जी, आपका स्वागत है। 2 लाइन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको मूर्ख और पता नहीं क्या कुछ बोला जा रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के निर्णय के हिसाब से इस देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जनगणना पहले साल से की जा रही है। क्या इस देश में एससी एसटी की जनगणना नहीं होती? क्या एससी एसटी में प्रत्येक जाति की अलग से जनगणना नहीं होती? किसको मूर्ख बना रहे हैं हम? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हम नाम ले रहे हैं। ओबीसी जिसको बोला जाता है वो एक संविधान प्रदत्त, जो गरीब है उसको आगे आने का हक मिलना चाहिए।
लेकिन जातिगत जनगणना के जरिए ये जो नई चाल कांग्रेस पार्टी की ओर से ओबीसी मतदाताओं के मद्देनजर चली गई है, क्या उसमें मिलेगी कामयाबी? क्योंकि इस देश में मौजूदा वक्त में ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी है। क्योंकि इस देश में मौजूदा वक्त में ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी है। इस पेशे को भड़ोसी कहते हैं। गोविंद चला प्रभु के सबसे बड़े भक्त माने गए हैं महावीर यानी हनुमान जी, और बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। संकट अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर